हेलो। स्वागत है आपका एक एक क्लासेस जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। साथियों, आज की क्लास में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी इंडियन पॉलिटी की, और साथ ही में हम इसका रिवीजन भी क्वेश्चन आंसरों के साथ में करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का वीडियो है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो संवैधानिक विकास आखिर में होता क्या है या क्या कहलाता है? तो जिन कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया, जो आगे चलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य संविधान निर्माण के काम आए, उन्हें हम संवैधानिक विकास कहलाता है या उन्हें हम संवैधानिक विकास कहते हैं। आगे चलते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। कब आई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे थे। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए थे। व्यवस्थित शासन की शुरुआत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। तो आगे चलते हैं। तो आगे आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था ये एक्ट? क्या था इसमें? तो ब्रिटिश क्राउन का कंपनी पर नियंत्रण लाया गया था। केंद्रीय शासन की नींव डाली गई थी और जो बंगाल के गवर्नर है उन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को वारेन हेस्टिंग थे, उनको गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया और मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन रखा गया था, इसके नीचे रखा गया था। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल 4 सदस्य कार्यकारिणी एक कमेटी बनाई गई जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश हाइट चैम्बर और लेमेस्टर को रखा गया और इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो 1774 ईस्वी में ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था साथियों, जिसमें 4 मेंबर थे। एक थे सर एलिजा एम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर ये अन्य न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं। तो शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए और व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया था। इन संस्थाओं के माध्यम से व्यापार की जो सभी सूचनाएं वो क्राउन को देना सुनिश्चित किया। उसके बाद आता है साथियों 1784 का पिट्स एक्ट अधिनियम। 1784 का पिट्स एक्ट अधिनियम, और इस अधिनियम का जो नामकरण है वो ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पिट्स द यंगर, उन्होंने नाम पर रखा गया था, इसलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसे कहा गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य कम कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, और कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए 1784 के एक्ट के तहत। व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तथा राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रखे गए थे। उसके बाद आता है साथियों 1793 का एक्ट। क्या आता है? 1793 का एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत इसमें शासन ठीक था, हालांकि ठीक ठाक शासन था, इसलिए इसको 20 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया था। 1793 ईस्वी में जो ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम जारी किया गया और इस अधिनियम के तहत 1793 अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि साथियों कि ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रत्येक 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? प्रत्येक 20 वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चार्टर एक्ट जारी किया जाएगा। तो 1793 के जस्ट 20 वर्ष बाद 1813 का एक्ट आता है, 20 वर्ष बाद।
और इसमें क्या प्रावधान थे कि कंपनी पर शासन का भार अधिक होने के कारण व्यापार का क्षेत्र सभी लोगों के लिए खोल दिए गए थे, लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार पर एक अधिकार बना रहा और सभी लोगों के लिए ये खोल दिए गए और चीन के साथ सिर्फ चाय का व्यापार पर एक अधिकार बना रहा। इसी अधिनियम के तहत 1813 इस अधिनियम के तहत ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई और भारतीय शिक्षा साहित्य के पुनरुत्थान हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश ईसाई मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजना था। उसके बाद आता है साथियों 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। क्या आता है? 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? विलियम बेंटिंग। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। और पहले इंडिया के गवर्नर जनरल कौन बने थे? विलियम बेंटिंग। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद रखना है, काफी जार कंफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद आता है टीवी मैकाले की विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जिसे कार्यकारिणी में मत देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद मैकाले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में बनाया गया तथा सरकारी नौकरियों में भी भेदभाव निषेधित कर दिया गया। मतलब सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। टीवी मैकाले ने शिक्षा का अधो विस्पंदन सिद्धांत या छन के सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी दी थी, जिसमें समाज के अन्य वर्गों को भी शिक्षा देना तय किया गया था कि अन्य वर्गों को भी शिक्षा दी जाएगी। इसी एक्ट के तहत सती प्रथा, दास प्रथा और कन्यावध को भी अवैध घोषित कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद आता है साथियों 1853 का चार्टर अधिनियम। प्रत्येक 20 वर्ष बाद आता है। 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया था। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। PWD तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था और सिविल सेवकों की खुली भर्ती परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया था 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें सिविल सेवा भर्ती परीक्षाओं में भी सुधार किया गया था। उसके बाद में 1853 के बाद में 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद 1858 से ब्रिटिश के हाथों में सत्ता चली गई थी। ब्रिटिश ताज का शासन आ जाता है। तो देखते हैं 1858 का अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की पदवी दे दी गई और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद प्रथम इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग, पहले वायसराय बने भारत के। एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जिसकी कार्यकारिणी में 15 सदस्य रखे गए, 7 मनोनीत और 8 निर्वाचित किए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। भारत सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया था 1858 एक्ट के तहत। इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वुड डिस्पैच दिया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना निर्धारित किया था। इसलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने
प्राथमिक शिक्षा को किस में देना समझा? मातृभाषा में देना निर्धारित किया था। बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1858 के एक्ट के तहत। उसके बाद आता है साथियों 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम, इसमें भारत की राजधानी कलकत्ता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई और वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 के मध्य रखी गई थी। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1861 बंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो 1861 अधिनियम के तहत की गई थी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी नियम के तहत दिया गया था, जो 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता था। विभागीय वितरण प्रणाली लागू की गई और किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद आता है साथियों 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या था कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद सुधार की मांगे निरंतर तीव्र होती चली गई। 1885 ईस्वी में ए.ओ. हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी और उसके बाद सुधार की मांगे निरंतर तीव्र गति से चलती गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया था। अर्थात मतलब बड़े उद्योगपति, जमींदार और व्यापारी गैर सरकारी सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद आता है साथियों 1909 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। इससे क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना अधिक रहती है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो चलिए 1919 का मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में क्या था? तो जॉन मार्ले थे, ये भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, इसलिए 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इन्होंने सुधार कानून दिया जिनके प्रावधान निम्न हैं। तो क्या थे प्रावधान? कि मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए और एसपी सिन्हा को वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था, एसपी सिन्हा को। फिर उसके बाद आता है साथियों 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या आता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड कौन थे? मोंटेग्यू थे भारत सचिव थे मोंटेग्यू, और चेम्सफोर्ड थे गवर्नर जनरल। चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल और मोंटेग्यू भारत सचिव थे, इसलिए 1919 का भारत शासन अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 20 अगस्त 1917 से प्रारंभ की गई थी। जिसके प्रावधान क्या थे? तो निम्नलिखित प्रावधान थे कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था और इसके जनक थे लियोनिल कार्टेस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आया गया था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई और इसके जनक पूछे जाते हैं तो जनक लियोनेल कार्टेस को कहा जाता है। विषयों को प्रारूप 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो आरक्षित और एक हस्तांतरित। इन दोनों विषयों में बांट दिया गया था। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी का शासन था, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसमें प्रमुख विषय क्या थे? आरक्षित में रक्षा, वित्त, जेल, पुलिस, विदेशी संबंध, ईसाइयों के कानून, अंग्रेजी शिक्षा, सिंचाई आदि रखे गए थे, जैसे स्थानीय शासन, मनोरंजन, कृषि, सहकारिता और पर्यटन। उसके बाद आता है भारत में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी, जिसका एक सदन केंद्रीय विधानसभा जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत सदस्य थे।
तथा दूसरा सदन राज्य परिषद रखा गया, जिसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 60 रखी गई थी। इसमें भी मनोनीत 27 एवं निर्वाचित कितने थे? 33 सदस्य थे। ब्रिटेन में एक हाई कमिश्नर पर का पद सृजित किया गया। राष्ट्रमंडल देशों के साथ मिलकर कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1949 में भारत इसका सदस्य बना था। फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महिलाओं को सीमित क्षेत्रों में मतदान डालने का अधिकार भी दिया गया था। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1921 से प्रारंभ हुआ था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत पढ़ रहे हैं हम कि इस अधिनियम 1 अप्रैल 1921 से प्रारंभ हुआ और 1 अप्रैल 1937 तक रहा। बाल गंगाधर तिलक ने इसे एक बिना सूरज का अंधेरा कहा था। इसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक रॉयल कमीशन के गठन का प्रावधान भी किया गया था। उसके बाद आता है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम का लगभग 2/3 भाग, कितना? लगभग 2/3 भाग अपने संविधान निर्माताओं ने संविधान में यूज किया है, संविधान में जो कि तो रखा गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो क्या था कि उससे पहले 1928 की नेहरू रिपोर्ट, नेहरू के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी। उसके बाद होता है 1929 में लाहौर अधिवेशन, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषता थी? तो आइए प्रमुख विशेषताएं इसकी निम्न है भारत शासन अधिनियम की। तो भारत शासन अधिनियम, इसमें प्रस्तावना का अभाव था, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया था और केंद्र में लगा दिया था। जो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया उसको हटाकर केंद्र में लगाया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी कर दिया, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी? केंद्र सूची, इसमें 97 विषय रखे गए थे। राज्य सूची, इसमें 66 विषय रखे गए थे और समवर्ती सूची 47 विषय रखे गए थे। मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया केंद्र और राज्यों के मध्य। इसी अधिनियम के तहत फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, जो अपील, जिसकी अपील अपन अगर करें तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में संभव थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का भी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था और उत्तरदायी शासन का विकास किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें देशी रियासतों का मिलना ऐच्छिक रखा गया था। केंद्रीय एवं राज्य विधायिकाओं का विस्तार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक ऐसी मोटर कार की संज्ञा दी जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं है। तो ये कथन पूछा जाता है कि जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं है, यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किस अधिनियम के विरोध में यह दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में 1935 के बारे में यह कहा गया था कि जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं है। इसका लगभग 2/3 भाग आगे चलकर संविधान में रखा गया था और यह अधिनियम अन्य की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण रहा था। यहाँ तक अपना संवैधानिक विकास कंप्लीट हो जाता है साथियों। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इसको एक बार दोबारा देखना क्लास को, उसके बाद में इसको नोट्स बना के लिख लेना, याद कर लेना। उसके बाद अपन इसके क्वेश्चनों के द्वारा इसका रिवीजन किया जाएगा। ओके साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।